Hello all my dear students. Today we will discuss about Maxwell-Boltzmann distribution law. Dear students, आज हम इसको क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कह सकते हैं क्योंकि इस लॉ में हम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच सिस्टम को डील करेंगे. गॉट माय पॉइंट. अब स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस करना चाहती हूँ, बेसिक अप्रोच इन थ्री स्टैटिक्स. वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो टॉपिक मैंने लिखा है या जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ, ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है आपका और बेसिक अप्रोच यूनिट सेकंड का है. बट मेरे अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टडी करने से पहले हमें बेसिक अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज इट इज मोर फंडामेंटल एंड अप्लाइड टू ऑल थ्री स्टैटिक्स, मीन्स एमबी, बीई और एफडी. तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ बेसिक अप्रोच इन थ्री स्टैटिक्स. उसके बाद हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अब बेसिक अप्रोच इन थ्री स्टैटिक्स. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे तीन एक्सप्रेशंस लिखे हैं और तीनों ही एनआई की वैल्यू बता रहे हैं अगर आप इनको ध्यान से देखो तो. ठीक है, और ये तीनों स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है. मीन्स ये एक्सप्रेशन आपके पास एमबी का है जो आज हम डेरिवेशन करेंगे, उसका फाइनल रिजल्ट है. और ये एक्सप्रेशन आपके पास बीई का है और ये एक्सप्रेशन आपके पास एफडी का है. यहाँ पे मैंने पहले रिजल्ट क्यों लिखे, क्योंकि मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को स्टडी करेंगे ना, तो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो हमें बताता है कि पार्टिकल्स किसी भी सिस्टम में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं. गॉट माय पॉइंट. मीन्स एनर्जी के अकॉर्डिंग, डीजेनरेसी के अकॉर्डिंग या टेम्परेचर, प्रेशर, आप इनमें पार्टिकल्स की बात कर रहे हो स्टूडेंट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम तीन टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं उन तीनों का जो फाइनल मेन पर्पस जो है ना, वो है कि पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किसी सिस्टम में कैसे हो रही है, ये चीज बताना चाह रहे हैं. ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ फाइनल रिजल्ट्स पहले लिखे हैं ताकि आपको पता लगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डिमांड क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें ये चीज बताने की कोशिश करता है कि किसी भी सिस्टम में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरीके से की गई है. गॉट माय पॉइंट. तो अब स्टूडेंट्स, तीनों स्टैटिक्स की सबसे पहली बेसिक जो ये कह सकती हूँ मैं, बेसिक जो डिमांड है वो भी सेम है कि तीनों स्टैटिक्स का यूज हम सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, उसको बताने के लिए ही करते हैं. तो अब स्टैटिक्स चाहे आप एमबी करो, चाहे बीई करो या एफडी करो, तीनों में ही हम जो स्टेप्स रखते हैं ना वो सेम स्टेप्स होते हैं. और वो तीन स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात कर रही हूं, और वो तीनों हैं दीज स्टूडेंट्स. नंबर 1 इक्विलिब्रियम स्टेट, नंबर 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम, नंबर 3 टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करोगे तो तीनों के तीनों आपकी स्टैटिक्स में ये चीज अप्लाई होगी कि सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ये कह दो सर्च करेंगे. और इक्विलिब्रियम स्टेट आपको पता है कि नॉर्मली सिस्टम डायनामिक होते हैं, मीन्स पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली इन अ रैंडम मोशन, जो कि मैंने पोस्टुलेट में भी बोला था. तो जब पार्टिकल मोशन में है तो सिस्टम क्या करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करने की कोशिश करता है. और जिस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है उसी स्टेट को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. ठीक है, और उस टाइम पे थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुकी होती है अपनी. अब स्टूडेंट्स, वैसे नॉर्मली हम सिस्टम में देखें तो W की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम है W निकालो. ठीक है, पहले तीनों स्टैटिक्स में आपकी फर्स्ट अप्रोच होगी टू फाइंड द वैल्यू या एक्सप्रेशन ऑफ W. निकालने के बाद W की वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि स्टैट लगता ही वहां है जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो फिर उसका लोग ले लो. जो भी आपका एक्सप्रेशन बनता है उसका लोग ले लो. और लोग लेने के बाद मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. ठीक है, तो आपको पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और उसको इक्वल्स टू 0 रख देते हैं. तो फिर क्या करो, इसका डेरिवेटिव ले लो, मीन्स डी लॉग W फाइंड आउट करो और उसको 0 के इक्वल रख दो. गॉट माई पॉइंट.
उससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी, उसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, और वो इक्वेशन तीनों स्टैटिक्स में W के अकॉर्डिंग ही बनेगी, ठीक है। फिर आओ सेकंड पोस्टुलेट पे। सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम, पूरे सिस्टम में पार्टिकल को, जो टोटल पार्टिकल है उसको मैं स्मॉल n से डिनोट करूंगी, और ये कंडीशन मुझे हमेशा याद रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। तो जैसे ही आप उनको डिवाइड करोगे तो करो डिवाइड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने भी आपने कंपार्टमेंट बनाए हैं उनमें पार्टिकल चेंज हो सकते हैं बट टोटल सेम रहेंगे। तो आप dn का डेरिवेटिव करोगे तो वो भी आपके पास 0 आएगा, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो समेशन ऑफ dni इज इक्वल्स टू 0, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम की। तो टोटल एनर्जी को आप कैपिटल U से डिनोट करोगे, और इसकी इक्वेशन भी आपने पढ़ी है, U इज इक्वल्स टू N1U1 N2U2 सो ऑन, ठीक है। और जब आप du का डेरिवेटिव करोगे दैट इज dNiUi, वो भी आपके पास क्या होगा 0, क्योंकि टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी कांस्टेंट। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी थर्ड। तो स्टूडेंट्स आप कौन सा भी डिस्ट्रीब्यूशन लो कर रहे हो, आपके ये 3 स्टेप्स कॉमन होंगे। फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ W। हाँ, W का एक्सप्रेशन तीनों में अलग अलग आएगा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, बट फाइंड आपने W ही करना है। सबसे पहले आप W फाइंड आउट करो। W की वैल्यू ज्यादा होती है नॉर्मल सिस्टम में, तो उसके आगे हम log लगा लेंगे। log लगाने के बाद हम मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देंगे, वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। फिर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स जो भी आप ले रहे हो उसको भी लिख लो, उसका डेरिवेटिव फर्स्ट 0 होगा क्योंकि उसमें चेंज अलाउड नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। फिर टोटल एनर्जी सब पूरे सिस्टम की सेम रहेगी, तो आप जब U एक्सप्रेशन जो आएगा आपका उसको अगर डेरिवेटिव करोगे तो वो भी 0 के इक्वल रख दो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद इक्वेशन सेकंड को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन थर्ड को बीटा से करो, और उसके बाद इक्वेशन 1 में उसको ऐड कर दो। गोट माई पॉइंट। तो वहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, दिस वन स्टूडेंट्स, और जब आप इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे, मींस आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो वहां से हमारे पास Ni की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अब मैं आपको MB स्टैटिक्स का करके दिखाती हूँ, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी। BE और FD का हम सेकंड यूनिट में कर लेंगे। गॉट माई पॉइंट। तो आप बेसिक अप्रोच इन 3 स्टैटिक्स के आर्टिकल को रिवाइज कर लेना। आपकी बुक में ये आर्टिकल सेकंड यूनिट में दिया होगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको स्टेप्स लर्न हो गए होंगे कि पहले मैं W निकालूंगी, फिर उसका log लूंगी, फिर इसका डेरिवेटिव करूंगी, इक्वल्स टू 0 रख दूंगी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 के इक्वल रख दूंगी, फिर एनर्जी का भी 0 के इक्वल रख देंगे, फिर इसको अल्फा इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे। जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसको जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए 0 के इक्वल रख के Ni की वैल्यू निकाल लेंगे। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो स्टूडेंट्स अब इसमें मुझे एक सिस्टम कंसीडर करना है, और उस सिस्टम की कुछ वैल्यूज होंगी जिनको मुझे कंसीडर करके रखना होगा। जैसे आई एम कंसिडरिंग हेयर डायनेमिक सिस्टम, मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ और इन हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। आई एम कंसिडरिंग अ डायनेमिक सिस्टम बट आइसोलेटेड, मीन्स जो मैंने सिस्टम लिया है वो डायनेमिक है। डायनेमिक होने का मतलब ये है कि अगर ये आपका चैम्बर है, इसके अंदर आपने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स बनाए हैं और उसके अंदर आपने नंबर ऑफ शेल्स बनाए हैं, तो डायनेमिक होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल कैन इंटरचेंज इट्स कंपार्टमेंट, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी, तो ये डायनेमिक हो गया। बट आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर ना तो बाहर से कोई पार्टिकल्स आएंगे, ना यहाँ के पार्टिकल बाहर जाएंगे, ना यहाँ पे एनर्जी एंटर होगी और ना ही यहाँ से एस्केप होगी। गॉट माई पॉइंट। आइसोलेटेड वर्ड हमने इसलिए यूज किया है कि इसकी अपने इन्वायरमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। और ऐसा हम इसलिए भी करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रही हूँ। अगर हमने बाहर से इसकी इंटरेक्शन कराई देन देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस इन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। गॉट माई पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, आई हैव कंसिडर अ डायनेमिक आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स पूरे सिस्टम में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने लिए मैंने n,
ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम V मीन्स इस कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है वो V लिया है। ठीक है, अब आपके पास पोस्टुलेट्स तो आपको ध्यान ही है, तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक अप्रोच के पॉइंट बताए थे वो लगा रही हूं। सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूं W। ठीक है, मुझे W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में W होता क्या है? W होता है नंबर ऑफ टोटल मीनिंगफुल वेज इन विच पार्टिकल कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टर्म्स का इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है उसको, दैट इज टोटल अरेंजमेंट्स, इट इज इक्वल्स टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट इनटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट। अब मुझे मीनिंगफुल चाहिए क्योंकि जो मीनिंगफुल होती है वही W होता है। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट कैसे निकलेंगी? टोटल अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट। अगर मैं बात करूं कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस है क्या, देखो स्टूडेंट्स, है तो अरेंजमेंट से, गॉट माय पॉइंट, लेकिन ऐसी अरेंजमेंट जिससे आपके सिस्टम पे इफेक्ट हो कोई, दैट इज नोन एज मीनिंगफुल अरेंजमेंट। लेकिन ऐसी अरेंजमेंट जिससे आपके सिस्टम पे कोई इफेक्ट ना आए, दैट इज मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। गॉट माय पॉइंट। अब मान लो मैं ये चाहती हूँ कि हर रूम में, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मीनिंगलेस और मीनिंगफुल, शायद आपको क्लियर हो। ये चैम्बर है एक, ठीक है, ये कह दो ये आपकी बिल्डिंग का एक फ्लोर है, यहाँ पे मैंने 4 कमरे बनाए हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हर कमरे में 2 ही मतलब पर्सन्स रहने चाहिए। मैंने कर भी दिया, ये 2 सिटिंग चेयर्स हैं आपके पास हर कमरे में, मैंने 2 पर्सन्स को यहाँ भेज दिया। ठीक है, अब ये 2 पर्सन में से एक इधर बैठ रहा है, एक इधर बैठ रहा है, दोनों ने अपनी सीट चेंज कर दी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों अपने ही कमरे में अपनी अरेंजमेंट कर रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए कि कमरे में 2 होने चाहिए, कमरे में 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो आपस में किस तरीके से अरेंज करते हैं, दैट इज मीनिंगलेस फॉर मी। सेम ऐसे ही यहां पे देखो, मीनिंगफुल को मैंने W से लिखा। अब टोटल अरेंजमेंट्स करनी है, आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? N है, तो N मॉलिक्यूल्स को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो टोटल अरेंजमेंट तो N फैक्टोरियल बनेंगे। गॉट माय पॉइंट। अब मीनिंगलेस क्या है? देखो, आपने इस पूरे के पूरे जो रीजन है जिसमें पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसको K कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल है, सेकेंड कंपार्टमेंट में N2 है, इस तरीके से K कंपार्टमेंट में Nk पार्टिकल्स हैं। गॉट माय पॉइंट। अब ये N1 पार्टिकल जो हैं ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में आपस में भी तो अरेंजमेंट करेंगे, जैसे एक कमरे में ये पार्टिकल्स आपस में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो चीज मेरे लिए मीनिंगलेस है। जब मैंने कह दिया कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में 10 पार्टिकल आने चाहिए, वो 10 अगर आपस में अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर भी रहे हैं, दैट इज मीनिंगलेस फॉर आवर सिस्टम, क्योंकि उनकी एनर्जी तो सेम ही रहनी है। अगर वो कंपार्टमेंट चेंज करता है, एनर्जी चेंज तब होगी। ठीक है, एक कंपार्टमेंट में अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर भी रहा है किसी और पार्टिकल के साथ, देन देयर विल बी नो चेंज इन इट्स एनर्जी। ठीक है, तो वो आपके लिए मीनिंगलेस हो गया। तो देखो, ये पार्टिकल अपने आप को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? N1 का फैक्टोरियल। ये अपने आप को कितने वे से कर सकते हैं? N2 का फैक्टोरियल। मीन्स ये सारी की सारी अरेंजमेंट आपके लिए क्या है? मीनिंगलेस। तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल, सो ऑन Nk का फैक्टोरियल। ठीक है, और N फैक्टोरियल में स्टूडेंट सभी अरेंजमेंट्स आ रही थी, मीनिंगफुल भी और मीनिंगलेस भी। जबकि मुझे सिर्फ मीनिंगफुल चाहिए तो मैंने मीनिंगलेस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखो तो ये सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई में है ना स्टूडेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ N फैक्टोरियल पाई Ni का फैक्टोरियल, और I की वैल्यू 1 से लेकर K तक। गॉट माई पॉइंट। तो इसका मतलब जो मैंने फर्स्ट स्टेप की बात की थी कि हमें W फाइंड आउट करना है, वो तो हमारा आ गया। अब उसी स्टेप में मैंने ये भी कहा था कि आपको इसका लॉग लेना है, तो अगर आप इसका लॉग लेते हो तो आपके पास क्या बनेगा? log W इज इक्वल्स टू log W फैक्टोरियल। जो टर्म डिवाइड में होती है वो ऊपर जाएगी, तो माइनस log Ni का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई है, तो आपको पता है जो चीज मल्टीप्लाई में हो log में वो ऐड में चली जाती है। तो इट मीन्स यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे समेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, समेशन log ni का फैक्टोरियल। गॉट माई पॉइंट। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई log w की। अब log w की इक्वेशन में अगर आप देखो तो यहाँ पे log भी है, फैक्टोरियल भी है, हमें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने मोस्ट फेमस रिलेशन पढ़ा है स्टूडेंट, स्टर्लिंग थ्योरम। स्टर्लिंग थ्योरम क्या कहता है, log n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n log n माइनस n। अब इस फॉर्मूला को मैं इस पे भी अप्लाई कर देती हूँ और इस पे भी अप्लाई कर देती हूँ, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को लगाने के बाद हमारा एक्सप्रेशन ये बन चुका है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बता रही हूँ कि जैसे ये पाई होता है, ये सिग्मा होता है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको क्या करना है, कैसे ऑपरेट करना है। और ये फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको कि मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जब एग्जाम्स देखे हैं ड्यूरिंग चेकिंग, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो डेरिवेशन सही कर रहे हैं बट पाई और समेशन का उन्हें पता ही नहीं लग रहा कहाँ से कहाँ अप्लाई करना है। तो उसको आप सिंपल वे में रखा करो। जैसे देखो मैंने यहाँ क्या किया, ये एज इट इज इस पे फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे समेशन था, मैंने उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, पहले मैंने उसको बाहर रखा आराम से, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये समेशन ब्रैकेट के बाहर है ना, इसका मतलब ये हर टर्म के साथ अप्लाई होगा। तो मैंने पहले इसको इस सारे के साथ रख लिया और फिर इसको इसके साथ रख लिया। समेशन लगाने में या पाई लगाने में मिस्टेक मत करना बच्चे, वरना आपकी पूरी की पूरी डेरिवेशन गलत हो सकती है। गॉट माई पॉइंट। अब स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 भी करना है हमने, तो उसके लिए पहले आप एक चीज ये भी देख लो स्टूडेंट्स कि n क्या होता है, n1 प्लस n2 से लेके nk तक। मीन्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में इतने पार्टिकल, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, इस तरीके से। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि समेशन ऑफ ni, और समेशन की वैल्यू वही है, i की वैल्यू 1 से लेकर k तक। तो इट मीन्स मैं इस टर्म को n लिख सकती हूँ, और यहाँ देखो यही तो है, मीन्स ये कंप्लीट क्या बन गया, n बन गया। अब ये प्लस n है, ये माइनस n है, तो इट मीन्स ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज बताना चाह रही थी मैं आपको। तो अब आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके आगे d लगा दिया है, d इंडिकेट कर रहा है कि इस टर्म का डेरिवेटिव, और इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव भी होगा स्टूडेंट्स। तो अब देखो हम कैसे करते हैं कि पहले फर्स्ट टर्म में देखो आपके पास n आ रहा है, और मैं ये चीज आपको स्टैटिस्टिकल के पोस्टुलेट में बता चुकी हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट होते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। लेकिन यहाँ ni है, n और ni में बहुत डिफरेंस है। n डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन योर सिस्टम, बट ni रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ith कंपार्टमेंट। और ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंपार्टमेंट में पार्टिकल इंटरचेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि सेकंड कंपार्टमेंट के फर्स्ट में जा रहे हो, फर्स्ट के सेकंड में जा रहे हो, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन टोटल पार्टिकल तो सेम रहेंगे ना। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव तो 0 आ गया, बट इसका 0 नहीं होगा क्योंकि ith कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, क्योंकि एक फैक्टर ये है और एक ये है। पहले मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो dni, और ये टर्म एज इट इज, फिर इसको मैंने एज इट इज रखा। इसका करोगे तो log में आपको पता है जो log की टर्म log के साथ होता है वो पहले डिवाइड में जाएगा, फिर इसका करोगे तो dni आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। अब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होगी। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या चीज बन गई, समेशन ऑफ dni बन गया ये, ठीक है। अब अगर आपको ये टर्म ध्यान हो तो यहाँ पे अगर मैं dn करती हूँ तो टोटल पार्टिकल कांस्टेंट है, यहाँ पे भी dni, तो ये चीज 0 आ जाएगी। मीन्स ये कंप्लीट टर्म आपकी क्या होगी, यहाँ पे वैनिश होगी, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ ये चीज रह जाएगी कि माइनस dni log ni। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करोगे, इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। पहले मैंने w फाइंड आउट किया, फिर मैंने उसका log लिया, स्टर्लिंग लगा दिया, फिर जो भी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस पॉसिबल थे वो किए, फिर डेरिवेटिव किया, तो हमारी इक्वेशन बन गई ये। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 क्या थी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो आपने उसका डेरिवेटिव भी कर लिया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी आपकी। और थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था कि टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। तो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये था, मैंने इसका भी डेरिवेटिव किया, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट है
तो ये वाली इक्वेशन आपके पास इस तरीके से बन गई। अब मैंने तीनों स्टेप्स कर लिए, W भी फाइंड आउट हो चुका है, W से एक्सप्रेशन भी बन चुका है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ भी डीलिंग हो चुकी है और एनर्जी के साथ भी। अब मैंने क्या कहा था आपको कि इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करना है अल्फा से, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करना है बीटा से, उसके बाद उसको ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट्स अब हम ये कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन ये बन चुकी है, इसको मैंने एज इट इज रखा, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, इसको बीटा से करके इसमें ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसमें आप देखो तो डी एन आई तीनों टर्म्स में आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं हम। तो मैंने डी एन आई कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन चुका है। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन को जनरलाइज करने के लिए हमें ये जो टर्म विद इन ब्रैकेट है ये जीरो आनी चाहिए। तो मैं लिख देती हूँ, फॉर जनरलाइजेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन द टर्म विद इन अ ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको इक्वल्स टू 0 रख दिया है। अब इसके बाद आपने इन टर्म्स को रीअरेंज किया तो इस तरीके से आ गया, एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये आ गया। अब e की पावर माइनस अल्फा को आप a भी लिख सकते हो एज अ कांस्टेंट, वो आपकी मर्जी है, और इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है पार्टिकल्स का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी। तो आप यहाँ पे माइनस देख रहे हो ना, तो इसका मतलब है जैसे जैसे u की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ni की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी एक्सपोनेंशियली। और अगर u की वैल्यू आप 0 ले रहे हो स्टूडेंट, तो इसका मतलब आप ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो होंगे वो ग्राउंड स्टेट में ही होंगे। तो हमारा ग्राफ बनेगा इस तरीके से स्टूडेंट्स, जब ui की वैल्यू आपके पास 0 के पास है तो आपके पास ni की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे u इंक्रीज होगा तो आपके पास ni की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, मींस हायर एनर्जी लेवल पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया एम्बी स्टैटिक्स का, जो हमें जिसको क्लासिकल स्टैटिक्स भी बोलते हैं। और इस एक्सप्रेशन से आपको ये मींस कंक्लूजन निकल के आया है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर शेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एनर्जी, ठीक है। इट शोज दैट एट अ हायर एनर्जी लेवल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट few particles are present and most of the particles wants to stay at a lower energy state. Got my point? Student, next lecture में हम next एक टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको कर लो, कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना।